आज की इस वीडियो में हिंदी भाषा शिक्षण में हम बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं मूल्यांकन के बारे में कि मूल्यांकन का क्या अर्थ होता है, इसके कितने प्रकार हैं, इसकी आवश्यकता क्यों है और इसके अलावा हम बात करेंगे प्रश्न पत्रों के निर्माण के आधार के बारे में, इनके प्रकार के बारे में। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। तो सबसे पहले अगर हम मूल्यांकन की बात करें कि मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन का अर्थ क्या है? मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जो विद्यार्थियों की उपलब्धियों, शिक्षण विधियों तथा शिक्षण उद्देश्यों की जांच करता है। मतलब क्या है कि एक निश्चित समय में विद्यार्थियों ने कितना सीखा, उनकी उपलब्धि क्या रही, तो मूल्यांकन के माध्यम से उनकी उपलब्धियों की जांच की जाती है। और इसके लिए शिक्षक क्या करता है? इसके लिए शिक्षक विद्यार्थियों की परीक्षाएं लेता है। ये परीक्षाएं कक्षा के दौरान भी हो सकती हैं, अध्याय समाप्त होने के बाद भी हो सकती हैं, जैसे साप्ताहिक होती हैं, मासिक होती हैं, अर्धवार्षिक होती हैं और वार्षिक परीक्षाएं होती हैं। इसके अलावा शिक्षण विधियों की जांच, शिक्षण विधियां मतलब कि जिन शिक्षण विधियों का उपयोग करके शिक्षक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया, विद्यार्थियों को बताया। अगर मान लो विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम बहुत अच्छा आता है, तो इसका मतलब है कि शिक्षक ने जिस तरह से उनको पढ़ाया, जिन विधियों के माध्यम से उसको पढ़ाया, वो विधियां बहुत ही अच्छी रही हैं। लेकिन अगर कक्षा में विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम अच्छा नहीं आता, तो इसका मतलब है कि शिक्षक ने जिन विधियों का इस्तेमाल किया है, वो विधियां उतनी कारगर नहीं है। तो मूल्यांकन के द्वारा विद्यार्थियों की उपलब्धियों का पता लगाया जाता है, शिक्षण विधियों का पता लगाया जाता है कि कौन-कौन सी शिक्षण विधियां अच्छी हैं, उपयोगी हैं बच्चों के स्तर के हिसाब से और कौन सी शिक्षण विधियां बच्चों के स्तर के हिसाब से उपयोगी नहीं है। तथा शिक्षण उद्देश्यों की जांच करता है कि जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बच्चों को पढ़ाया गया, सिखाया गया, क्या उन उद्देश्यों की पूर्ति हुई कि नहीं। मान लो हिंदी भाषा की बात करते हैं, तो हिंदी भाषा के अगर शिक्षण उद्देश्य क्या है कि बच्चों की हिंदी भाषा में रुचि उत्पन्न करना, विद्यार्थी भाषा को सही तरीके से बोल सके, लिख सके, पढ़ सके, समझ सके। जो हिंदी भाषा साहित्य है, उसमें बच्चों की रुचि उत्पन्न करना, बच्चों को हिंदी भाषा के व्याकरण का ज्ञान देना, बच्चों को कविता शिक्षण के बारे में बताना, बच्चों को गद्य शिक्षण के बारे में बताना, कहानी शिक्षण के बारे में बताना। तो इन उद्देश्यों की पूर्ति कहाँ तक हुई, क्या बच्चों को ये चीजें पता चली कि नहीं, तो इसका पता कैसे चलेगा? मूल्यांकन से। तो मूल्यांकन में तीन चीजें आ रही हैं। ठीक है, विद्यार्थियों की उपलब्धियों की जांच, मतलब एक निश्चित समय में विद्यार्थियों ने कितना सीखा, शिक्षण विधियों की जांच की, जिन शिक्षण विधियों का प्रयोग करके अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया वो कितनी कारगर रहीं, और शिक्षण उद्देश्यों की जांच की, शिक्षण उद्देश्य जो है किस सीमा तक सफल रहे। इसके अलावा बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन तथा शिक्षण उपलब्धियों व उद्देश्यों की जांच प्रक्रिया को ही मूल्यांकन कहते हैं। तो मूल्यांकन का अर्थ आपको समझ में आ गया कि मूल्यों का अंकन करना, कि एक निश्चित समय में विद्यार्थियों ने कितना सीखा, शिक्षकों ने कितने अच्छे से पढ़ाया और शिक्षण उद्देश्यों की पूर्ति किस सीमा तक हुई, किस स्तर तक हुई। किसी विषय के शिक्षण के निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति किस स्तर तक हुई, इस बात का पता लगाने की प्रक्रिया ही मूल्यांकन है। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षक कक्षा में पढ़ाते हुए बच्चों का मूल्यांकन करता है रोजाना, और अध्याय समाप्ति के बाद भी बच्चों का जो परीक्षा लेता है, क्लास टेस्ट जिसको हम कहते हैं, चाहे रोजाना ले सकता है, साप्ताहिक होती है, मासिक होती है, अर्धवार्षिक, वार्षिक। तो इसलिए मूल्यांकन एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य शिक्षक व विद्यार्थियों का अधिगम पद प्रदर्शित करने के लिए होता है, मतलब उनका मार्गदर्शन करने के लिए होता है। विद्यार्थियों का मार्गदर्शन होता है कि उनका अभी स्तर क्या है, बच्चों को और कितनी मेहनत करने की जरूरत है, किन किन विषयों में बच्चे अच्छा करें, किस में ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है। और शिक्षकों का भी मार्गदर्शन होता है कि बच्चों की परिणामों के आधार पर शिक्षक अपने शिक्षण विधियों में परिवर्तन करते हैं, पढ़ाने के तरीके में परिवर्तन करते हैं, और उनको पता चलता है कि किन बच्चों के साथ ज़्यादा मेहनत करनी है। अब हम बात करते हैं मूल्यांकन के प्रकार की। तो देखिए, मूल्यांकन के दो प्रकार होते हैं, पहला सतत मूल्यांकन, दूसरा व्यापक मूल्यांकन। अगर हम सतत मूल्यांकन की बात करें, तो सतत मूल्यांकन मतलब है मूल्यांकन एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो सतत मूल्यांकन से अभिप्राय मूल्यांकन की निरंतरता से है। मूल्यांकन लगातार चलता है, क्लास में भी चलता है, कक्षा में भी चलता है और कक्षा के बाद भी चलता है।
मान लो अध्यापक आपको कोई विषय पढ़ा रहा है और पढ़ाते पढ़ाते बीच में अक्सर आपसे प्रश्न पूछता है, तो ये भी तो एक मूल्यांकन है। प्रश्न के माध्यम से वो जानना चाहता है कि आपका उस अध्याय में ध्यान है कि नहीं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। और उस अध्याय को पढ़ा दिया तो अध्याय के बाद भी जो आपकी परीक्षाएं होती हैं, जो टेस्ट होता है, तो ये भी मूल्यांकन का एक प्रकार है। तो मूल्यांकन है लगातार चल रहा है, कक्षा में भी, कक्षा के बाद भी। साप्ताहिक भी हो रहा है, मासिक भी हो रहा है, अर्धवार्षिक भी हो रहा है, 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, और वार्षिक भी हो रहा है, जो साल में एक बार होता है, वर्ष के अंत में। ठीक है। तो इस तरह से मूल्यांकन क्या है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतरता से अभिप्राय है मूल्यांकन शिक्षण के दौरान भी होता है और शिक्षण के बाद भी। सतत मूल्यांकन से विद्यार्थियों में सुधार सहज व सरल होता है। मान लो कक्षा में अध्यापक आपको पढ़ा रहे, पढ़ाते पढ़ाते आपका मूल्यांकन कर रहा है, आपसे प्रश्न पूछ रहा है, आप उसका उत्तर दे रहे हो, तो इससे क्या है कि उसको पता चल रहा है ना कि आपको कितना समझ में आया नहीं, और आपको भी पता चल रहा है कि आपको क्या आपकी मतलब कमियां रह गई है, कहाँ पे आपको ज़्यादा सुधार करना है। तो ये कैसे संभव है? ये मूल्यांकन के द्वारा ही संभव होता है। इसके द्वारा विद्यार्थी विशेष की आवश्यकताओं को समझकर उसका निदान व उपचार संभव होता है। तो मूल्यांकन के बाद ही शिक्षक को पता चलता है कि कौन सा बच्चा है जिस पर ज्यादा मेहनत की जरूरत है। तो इस हिसाब से उन बच्चों के साथ शिक्षक और मेहनत करते हैं, और बच्चों को भी अपनी कमियों का पता चलता है कि किन विषयों में उनको अधिक मेहनत की जरूरत है। तो जब आपको समस्याओं का पता चलेगा तभी आप निदान मतलब समस्याओं का पता चलना, और उपचार मतलब उनका समाधान खोजना, उसको उसका समाधान निकालना। ठीक है। तो ये कब संभव है? जब आप बच्चों का मूल्यांकन होगा, तो मूल्यांकन के माध्यम से बच्चों की कमियों का पता चलेगा, उनको पता चलेगा कि किन विषयों में किन अध्यायों में उनको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है। तो इससे विद्यार्थी स्वयं अपनी कमियों को जानकर उन्हें दूर कर सकते हैं। और सतत मूल्यांकन के भी प्रकार होते हैं। तो देखिए, निर्माणात्मक मूल्यांकन और संकलनात्मक, जिसको योगात्मक भी कहते हैं। कक्षा के दौरान मान लो अध्यापक कक्षा में आपको जो भी विषय पढ़ा रहा है, विषय पढ़ाते हुए जब आपका मूल्यांकन करता है, आपसे प्रश्न उत्तर पूछता है, ठीक है, आपको गृह कार्य देता है, आपको प्रश्न देता है कि आप उसको करके लाओ, आप इसका उत्तर बताओ, तो इसको निर्माणात्मक मूल्यांकन कहते हैं, मतलब कक्षा के दौरान जब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया चल रही है। और संकलनात्मक मतलब होता है वार्षिक। ठीक है। कि जब आपका पूरा जो पाठ्यक्रम है, ठीक है, आपका जो पूरा सिलेबस है, जो पूरा कंप्लीट हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, तो जो ये अर्ध वार्षिक और जो वार्षिक परीक्षाएं होती हैं, ठीक है, वर्ष के अंत में जो परीक्षाएं होती हैं, उसको कहते हैं संकलनात्मक। आपको याद होगा कि जब आप स्कूल में थे तो आप एफए और एसए देते थे। एफए मतलब फॉर्मेटिव निर्माणात्मक, कि कक्षा के दौरान जो होता था, अध्याय के दौरान जो अध्यापक आपसे जो प्रश्न पूछते थे, ठीक है, और उसके बाद आपका जो टेस्ट होता था। और संकलनात्मक जो ऐसे होता था सम्मेटिव, की जो वर्ष के अंत में जो परीक्षाएं होती थी। तो निर्माणात्मक मतलब कक्षा के दौरान शिक्षण अधिगम के दौरान जो अध्यापक आपसे प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, तो वो निर्माणात्मक मूल्यांकन हो गया। और संकलनात्मक मतलब जब आपका पूरा कोर्स खत्म हो जाता है तो उसके बाद जो परीक्षाएं होती हैं उसको कहते हैं संकलनात्मक। इस तरह से क्या है कि सतत मूल्यांकन जो है, मूल्यांकन लगातार चल रहा है, कक्षा के दौरान भी और कक्षा के बाद भी। फिर हम बात करते हैं व्यापक। तो व्यापक क्या है मूल्यांकन? कि व्यापक इसको इसलिए कहते हैं कि कक्षा में जो भी क्रियाएं चल रही हैं, शिक्षण अधिगम, अलग अलग विषय पढ़ाए जा रहे हैं, उसके अलावा कक्षा के बाहर जो अलग अलग क्रियाएं चल रही हैं, जैसे हम बात करते हैं चाहे खेल कूद है, चाहे म्यूजिक है, डांस है, ठीक है, आर्ट है, तो इस सारी की सारी जो क्रियाएं हैं, इसको भी मूल्यांकन का एक हिस्सा बना दिया गया है। तो मूल्यांकन का स्तर क्या है और व्यापक हो गया है। जैसे नदियों का पानी जब समंदर में मिलता है तो समंदर और विशाल हो जाता है, वैसे ही पाठ्य जो क्रियाएं हैं, जो कक्षा में जो पढ़ाई चल रही है, पढ़ाई लिखाई चल रही है, अलग अलग विषय पढ़ाए जा रहे हैं, उनके साथ के साथ मूल्यांकन में खेल कूद को भी, आर्ट को भी जोड़ दिया गया है, म्यूजिक, डांस, नाटक, इन सबको भी जोड़ दिया गया है। तो मूल्यांकन जो है एक व्यापक स्तर पर हो गया है, क्योंकि इसमें जो शिक्षा है और उसके साथ साथ जो सह शैक्षिक पक्ष है, जो को करिकुलर एक्टिविटीज है, उसको भी शामिल कर दिया गया है। तो मूल्यांकन का स्तर व्यापक हो गया है। ठीक है। तो व्यापक मूल्यांकन से अभिप्राय उसकी व्यापकता से है, जिसमें शिक्षा के साथ साथ सह शिक्षक जो पक्ष हैं, जो सीसीए है, को करिकुलर एक्टिविटी है, उसको भी शामिल कर दिया गया है। तो इसमें क्षमताएं, मनोवृत्तियां, चिंतन, पाठ्यक्रम के साथ साथ पाठ्य से आगामी गतिविधियां भी शामिल है।
इसके द्वारा विद्यार्थियों का बौद्धिक, सामाजिक, भावात्मक, सांस्कृतिक, शारीरिक विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सतत मूल्यांकन क्या है और व्यापक मूल्यांकन क्या है। अब हम बात करते हैं भाषा अधिगम की दृष्टि से मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है। तो उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सहायक है कि बच्चों को एक निश्चित समय में जो भी चीज़ पढ़ाई जा रही है, बताई जा रही है, तो आपको भी तो पता होना चाहिए ना एक शिक्षक के रूप में बच्चा कितना सीख रहा है। बच्चों को भी पता होना चाहिए कि वो कहाँ तक सीखे हैं, उनको कहाँ तक चीज़ें आई हैं, भाषा का कितना ज्ञान हुआ है। तो इसके लिए क्या ज़रूरत है? मूल्यांकन की। तो शिक्षण उद्देश्यों की पूर्ति किस सीमा तक हुई है, इसके लिए मूल्यांकन ज़रूरी है। उपयोगी शिक्षण विधियों के चयन में, तो इससे अध्यापक को भी पता चलता है ना कि जिन जिन विधियों का प्रयोग किया है तो कौन कौन सी विधियां ज्यादा कारगर साबित हुई हैं। विद्यार्थियों की प्रगति में सहायता के लिए, तो बच्चों को अपने बारे में पता चलता है अलग अलग विषयों का। जब बच्चा पेपर देता है तो उससे उसको पता चलता है कि किस विषय में उसको अधिक मेहनत की जरूरत है। जिसमें अधिक मेहनत की जरूरत है उसमें बच्चा फिर अधिक ध्यान देता है। तो इससे विद्यार्थियों की प्रगति में सहायता मिलती है। विद्यार्थियों के वर्गीकरण के लिए, मान लो कक्षा में बच्चों का मूल्यांकन किया गया, ठीक है, उनका टेस्ट लिया गया। कुछ बच्चों के बहुत कम नंबर आए, कुछ बच्चों के एक औसत अंक आए, कुछ बच्चों के औसत से ज्यादा। तो इस आधार पर बच्चों का वर्गीकरण किया जा सकता है कि ये बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, ये बच्चे जो हैं औसत हैं, और कुछ जो कक्षा में 8-10 बच्चे हैं ये पढ़ने में औसत से कम है। तो इनके साथ ज्यादा मेहनत की जरूरत है, इनकी जो अतिरिक्त कक्षाएं, एक्स्ट्रा क्लास इनके लिए लगाई जाए। तो विद्यार्थियों का वर्गीकरण करने के लिए और उसके हिसाब से बच्चों की सहायता करने के लिए, तो ये वर्गीकरण किस माध्यम से होगा? मूल्यांकन के द्वारा। निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण, तो निदानात्मक मतलब बच्चों की भाषा संबंधी समस्या का पता लगाना, और उपचार का मतलब क्या है कि उन समस्याओं का समाधान करना। तो निदानात्मक और उपचारात्मक तभी संभव है जब बच्चों का मूल्यांकन किया जाए। विद्यार्थियों को अध्ययन के प्रति प्रेरित करने के लिए कि ये तुम अलग अलग जो विषय हैं तुम्हें और मेहनत करने की जरूरत है, और मेहनत करोगे तो और अच्छा करोगे, और अच्छे अंक आएंगे, और अच्छे आपको समझ में आएगा, और यही आपका ज्ञान जो है, यही समझ है आगे आपके काम आएगी। विद्यार्थियों के मार्गदर्शन के लिए कि विद्यार्थी मूल्यांकन के आधार पर ये तय किया जा सकता है ना कि विद्यार्थी भविष्य में क्या अच्छा कर सकता है। गणित में अच्छा है बच्चा, जो है आर्ट में अच्छा है, म्यूजिक में अच्छा है, स्पोर्ट्स में अच्छा है, डांस में अच्छा है, सोशल स्टडीज में अच्छा है, बच्चा भाषा में अच्छा है, किस में अच्छा है, उसी हिसाब से बच्चों को मार्गदर्शन करके उनको आगे बढ़ाया जा सकता है। पाठ्यक्रम के सुधार में सहायता के लिए, तो मूल्यांकन के द्वारा सिर्फ बच्चों की और शिक्षकों की जांच नहीं होती, पाठ्यक्रम की भी जांच होती है कि पाठ्यक्रम कहाँ तक अच्छा है, क्या पाठ्यक्रम में सुधार की जरूरत है कि नहीं। इसके अलावा भाषाई कौशल के मूल्यांकन हेतु कि बच्चों को जो भाषाई कौशल है, पढ़ना, लिखना, बोलना, ठीक है, सुनना, इन कौशलों का कहाँ तक विकास हुआ है, मूल्यांकन के द्वारा ही संभव है। शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियों के मूल्यांकन हेतु, ठीक है, बोध क्षमता के मूल्यांकन हेतु कि बच्चा को जो भी अध्याय पढ़ाया गया कहाँ तक समझ में आया। विषय वस्तु के ज्ञान के मूल्यांकन में विषय वस्तु का कितना ज्ञान हुआ बच्चों को। व्याकरण के ज्ञान, ठीक है, कि व्याकरण का कहाँ तक ज्ञान हुआ। रचना कार्य के मूल्यांकन की विद्यार्थियों की जो रचना कार्य है, चाहे हम पत्र लेखन की बात कर रहे हैं, चाहे हम निबंध लेखन की बात कर रहे हैं, चाहे संवाद लेखन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मूल्यांकन के द्वारा जो भाषा के जो विभिन्न पक्ष हैं उनका मूल्यांकन किया जा सकता है, और इनके बारे में पता लगाने के लिए मूल्यांकन की आवश्यकता है। अब हम बात करें, अगर देखिए प्रश्न पत्रों का निर्माण जब किया जाता है तो उसका आधार क्या होना चाहिए। पहला होना चाहिए कि जब भी प्रश्न पत्रों का निर्माण किया जाए तो ये देखा जाए कि बच्चों को कितना, बच्चों के ज्ञान का पता लगाने के लिए, विषय वस्तु में बच्चों की बोध का पता लगाने के लिए कि उनको कितना समझ में आया, और प्रयोगात्मक की जो उन्होंने सीखा, जो समझा, उसको किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। और कौशलात्मक की बच्चों के जो भाषाई कौशल है, जो पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना, समझना, उसका कहाँ तक विकास हुआ। तो इसी आधार पर जो है प्रश्न पत्र का निर्माण किया जाता है, और यही चीजें प्रश्न पत्रों के माध्यम से बच्चों के ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक, कौशलात्मक जो ये उद्देश्य हैं इन्हीं का पता लगाया जाता है। तो यही आधार है। और अगर हम प्रश्नों के प्रकार की बात करें तो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, ठीक है, उसके अलावा लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, बोर्ड के पेपर में आपने किया होगा। और अति लघु उत्तरीय या वस्तुनिष्ठ, जिसमें रिक्त स्थान की पूर्ति, मिलान करो, सही गलत, बहुविकल्पीय, जिसको एमसीक्यू कहते हैं, समरूप प्रश्न आते हैं, चुनाव पूर्ति प्रश्न आते हैं। तो इस तरह से अलग अलग प्रश्नों के प्रकार होते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।